साहित्य निधि में सुनिए अपने समय और पीढ़ी की गंभीर रचनाकार मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी बिगड़ैल बच्चे। वे 3 युवा पिंक सिटी ट्रेन से सुबह सुबह 6 बजे मेरे बाद चढ़े थे। रेल के इस सबसे पीछे वाले सुनसान पड़े डिब्बे की मानो रुकी हुई सांसें एकाएक चल पड़ी हों। तेज स्वर में बातचीत छेड़छाड़ करते हुए तीनों सामान स्वयं लादे विदेशी पर्यटकों की नकल में ये पर्यटक साफ साफ देसी नजर आ रहे थे। बात बात में स्लैंग इस्तेमाल करते हुए मुझे बहुत नागवार गुजर रहा था। आते ही धम से उन्होंने सारा सामान सामने की सीट पर पटक दिया था। एक खुल्लम खुल्ला सी मध्य वर्गीय मगर आधुनिक किस्म की लापरवाही उनकी हर बात से झलक रही थी, चाहे वो बातचीत का लहजा, सामान फेंकने का ढंग, चाल ढाल, या कि बाल हों, चप्पलें हों, चाहे बिना मोजे वाले जूते हों या फेडेड जीन्स हो। वे जो कर रहे थे उनकी नज़र में फैशन था, आधुनिकता थी। इस आधुनिकता में उनका मध्य वर्गीय अभाव कुछ ढक रहा था तो कुछ उघड़ रहा था। निश्चित रूप से तीनों गोवा के निवासी लग रहे थे। केवल शक्लो सूरत से ही मैंने ये निश्चय नहीं किया था, क्योंकि लड़की ने जो टी शर्ट पहनी थी उस पर सामने ही लिखा था माई गोवा द हेवन ऑन द अर्थ। गले में काले धागे में चांदी का बड़ा सा क्रॉस लटका हुआ था। यही नहीं, वे कभी अंग्रेजी में और कभी कोंकणी भाषा में बात कर रहे थे। अपना गिटार, कैमरा, वॉकमैन के अलावा 3 पुराने से बैग, ढेर सारे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स और कुछ पत्रिकाएं लेकर वे तीनों चढ़े थे और अब वे मेरे एकदम सामने वाली सीटों पर अस्त व्यस्त से जम गए। एक लड़की तो थी ही, बाकी 2 लड़के थे, एक छोटा एक बड़ा। तीनों उत्तर भारत के टूरिस्ट मैप पर सिर से सिर जोड़कर नज़र गड़ाकर कुछ कार्यक्रम बना रहे थे कोंकणी में। लापरवाही से उनका कैमरा सीट के कोने में रखा था। मैं मन ही मन गुनगुनाई, लगता है इन्हें उत्तर भारत, खास तौर पर दिल्ली के जेब कतरों, उठाई गिरों का कोई अनुभव ही नहीं है, या कभी कुछ सुना भी नहीं। मैंने सोचा आगाह करूं, पर मेरी तरफ डाली गई उनकी उदासीन दृष्टि अब तक मुझे चिढ़ा गई थी। सो मैंने सोचा मुझे भी क्या पड़ी है। मैप देखने के बाद तीनों अपनी अपनी जगह पर खिसक गए। बैग ऊपर वाली बर्थ पर लापरवाही से फेंक दिए गए थे। गिटार बड़े वाले लड़के ने अपने पास गोद में बहुत प्यार से रख लिया, जैसे कोई पालतू जानवर हो। वॉकमैन छोटे से कान पर लगा लिया। खाने पीने का सामान लड़की ने अपने पास के बैग में डाल लिया था। लड़की सांवली होने के बावजूद आकर्षक थी, दरमियाने कद की, पतली और प्यारी सी। हाँ, बाल बेढंगे से थे। घुंघराले काले बालों में कत्थई और सुनहरे रंग की कई लटें लगा रखी थी। ऐसा लग रहा था कि सफ़ेद बालों को घर पर मेहंदी लगाकर छुपाने की कोशिश हो। मुझे अपने कॉलेज की मिसेस बत्रा याद आ गई। वे अपने खिचड़ी बालों में मेहंदी लगाकर ऐसी ही लगा करती थीं। पर यह फैशन है आजकल का, बेढंगा फैशन। मेरे अंदर की प्रौढ़ होती महिला किचकिचाई। लड़कों में से छोटा लड़का चेहरे मोहरे से उसका भाई लग रहा था, वही जिसके कानों में अब वॉकमैन के ईयर प्लग लगे हुए थे और पैर हिलाते हुए गुनगुनाता जा रहा था। कभी कभी वो आसपास के वातावरण से बेखबर जरा ऊंची आवाज़ में गाने लगता था, तब लड़की उसे कोहनी मार देती थी। बड़े लड़के के हाथ गिटार के तारों को हल्के हल्के सहला रहे थे। वो कोई अंग्रेजी गीत गुनगुना रहा था और मीठी नज़रों से लड़की को देख रहा था। लड़की ने मुस्कुराकर नज़रें खिड़की के बाहर दौड़ा दी। जिस खिड़की के पास वो लड़की बैठी थी वहाँ 2-4 सड़क छाप मंचले मंडराने लगे थे। ठेठ सड़क छाप, हिंदी के कुछ गंदे फिक्रे कसे गए जो लड़की को समझ नहीं आए, पर वो लड़की होने की छठी इंद्री से समझ गई कि उसके कपड़ों पर कुछ कहा गया है। उसने आधी खुली पीठ वाला छोटा सा बड़े गले का नाभि दर्शना टॉप पहना हुआ था। नाभि में चांदी की बाली पहनी हुई थी। बड़ा लड़का उसका असमंजस तुरंत समझ गया। आवेश की हल्की परछाई उसके चेहरे पर आई। उसने उसे बैग में से निकाल कर एक लंबी बाह की शर्ट पकड़ा दी थी। फिर छोटे लड़के को खिसकाकर खिड़की के पास बैठा दिया था। लड़की को बीच में बिठाकर वो उसके एकदम करीब उसके कंधों पर अपनी बाह का सहारा देकर बैठ गया। लड़की ने लापरवाही से उसकी दी हुई शर्ट को पहन लिया था, लेकिन बिना बटन लगाए। अब तक ट्रेन ने सीटी दे दी थी। मेरी बगल में एक अधेड़ सज्जन आ बैठे थे और उनकी पत्नी भी। छोटा लड़का अब एकदम मेरे सामने था। उसने हरा बरमूडा और फूलों की छीट वाली पीली शर्ट पहन रखी थी। सामने के कुछ खड़े बाल सुनहरे होने की हद तक ब्लीच किए हुए थे। ट्रेन चलते ही इस छोटे लड़के ने वॉकमैन की आवाज़ बढ़ा दी थी।
इतनी कि मैं तक सुन पा रही थी। एक घना शोर और बीच बीच में किसी पॉप गायिका की आवाज़। 1 मिनट बाद जब मुझसे शोर सहन नहीं हुआ तो मैंने उसके पास थोड़ा झुककर पूछ ही लिया, मैडोना है ना? मैंने सोचा वो बात में छिपे व्यंग को समझेगा और आवाज़ धीमी कर देगा। हाँ हाँ हाँ, उसने कहा। लड़की ने सिर हिलाया, बुरा सा मुंह बनाया और कहा, शी इज़ नॉट फॉर आवर जनरेशन, ही लाइक्स शकीरा एंड बियॉन्से। मैं 7 लाई किताबों में से कुछ भी नहीं पढ़ पा रही थी। 15 मिनट तक मैं वो कान फाड़ू संगीत सुनती रही। अधेड़ व्यक्त मेरी परेशानी भांप रहे थे। उन्होंने छोटे लड़के के घुटनों पर थपथपाया। उसने ईयरफोन हटाया और उनकी तरफ चिढ़े हुए अंदाज में देखने लगा। संगीत ईयरफोन में से निकलकर ट्रेन के सरपट संगीत से पूरी तरह टक्कर ले रहा था। अगर तुम इतना तेज़ म्यूज़िक सुनोगे तुम्हारे कान खराब हो जाएंगे, अधेड़ सज्जन ने विनम्रता से धीरे से कहा। लड़के ने सिर हिला दिया, ये संकेत देते हुए कि पहली बात तो वो कुछ सुन नहीं पा रहा है, दूसरे उसे हिंदी नहीं समझ आती। उन्होंने थोड़ी तेज़ आवाज़ में अंग्रेजी में कहा, इफ़ यू विल लिसन लाउड म्यूज़िक योर हियरिंग विल बी डैमेज्ड। व्हाट? उसने तेज़ आवाज़ में पूछा और वॉकमैन बंद कर दिया। ही इज़ सेइंग यू आर गोइंग टू ruin योर हियरिंग इफ़ यू विल कंटिन्यू प्ले म्यूज़िक सो लाउड। मैं सन्नाटे में ज़ोर से चीख पड़ी। अचानक वे तीनों ज़ोर से हंस पड़े। छोटे लड़के ने हंसी रोकते हुए टूटी फूटी हिंदी में गोवन ढंग से कहा, अच्छा शुक्रिया, और ईयरफोन को गले में लटका लिया और वॉकमैन बरमूडा की लंबी लटकती जेब में डाल लिया, जिससे वो और लटक गई। मैं झेप कर उठ खड़ी हुई और हैंड टॉवल लेकर बाथरूम जाने का उपक्रम करने लगी। मेरे मुड़ते ही आवाज़ आई, व्हाट कंसर्न दे ओल्डीज हैव। यह आवाज़ लड़की की थी। शट अप लीज़ा, शी इज़ राइट। ये गंभीर आवाज़ बड़े लड़के की थी। मैं बाथरूम से लौटी तो बड़ा लड़का डेबोनियर का सेंटर स्प्रेड देख रहा था। लड़की भी साथ झुकी थी। बीच बीच में बड़े लड़के की धीमी आवाज़ में की गई किसी टिप्पणी पर वो उसके बाल खींच देती या पीठ पर मुक्का जमा देती। वो अधेड़ सज्जन और उनकी पत्नी जब मेरी ओर सहानुभूति के साथ मुखातिब थे, आपसी परिचय से पता चला कि वे डॉक्टर हैं, उनकी पत्नी अध्यापिका। ये हाल है हमारे देश की युवा पीढ़ी का, ये डॉक्टर साहब कह रहे थे। दिन पर दिन बदतमीज़ होते जा रहे हैं, संस्कार बचे ही नहीं हैं। उनकी पत्नी ने अपने में मशगूल उन तीनों युवा को घूर कर देख कर कहा। छोटा लड़का थोड़ा झिझका और प्रतिक्रिया में उसने अपनी जांघ तक ऊंचे चढ़े गए बारमूडा को नीचे खींच लिया और खिड़की के बाहर देखने लगा। हमारी भी गलती है, हमारे पास समय कहाँ है जो इन्हें संस्कारों का पाठ पढ़ाएं। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। देखने में तो मिडिल क्लास लग रहे हैं, पर फैशन और रहन सहन देख रही हैं ना, कितनी बेशर्मी से गंदी गंदी किताबें देख रहे हैं। बड़े बूढ़ों का लिहाज ही नहीं है, डॉक्टर की पत्नी ने फुसफुसाकर कहा। हमारी यंग जनरेशन पूरी की पूरी ही ऐसी है। कुछ वेस्टर्न कल्चर का असर था, बचा खुचा टीवी चैनल्स ने पूरा कर दिया। इन लोगों को इतनी छूट है, हमें कभी थी क्या? डॉक्टर ने कहा। हाँ, हर पीढ़ी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ रही ही हैं। हाँ जी, पर यह पीढ़ी तो, इनमें समझदारी नाम मात्र को नहीं है। देखो इन्हें बस फालतू जोश, कुछ कर दिखाने, कुछ बनने बनाने की ना तो काबिलियत है, ना अक्ल, ना हिम्मत। सोशल वैल्यूज़ के नाम पर ज़ीरो। अपनी तर्जनी अंगूठे से जोड़कर उन्होंने जीरो बनाकर दिखाई तो वो युवा त्रयी उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। डॉक्टर की पत्नी उन्हें घूर घूर कर कोस रही थी। वे तीनों समझ रहे थे कि हमारी बात का विषय वे तीनों ही हैं। शायद इसीलिए छोटा लड़का वॉकमैन सुनते सुनते जोर से गाने लगा था और उन्हें चिढ़ाते हुए वो लड़की लड़के से एकदम सटकर बैठ गई थी। लड़का गिटार पर कोई गोवन धुन बजाने लगा था। हाँ, यह युवा पीढ़ी कुछ ज़्यादा ही लापरवाह है। जो भी हो, इन्हीं पर हमारा भविष्य टिका है। भविष्य? ये युवा हमें वृद्धाश्रम के अलावा क्या देंगे? महास्वार्थी है पीढ़ी। पहले तो कभी हमने भारत में वृद्धाश्रमों का नाम तक नहीं सुना था। हमारी सास तो आखिर तक हमारी छाती, मेरा मतलब हमारे साथ रहीं। डॉक्टर ने सिर हिलाया और किसी सोच में डूब गए, मानो उनकी पत्नी ने पते की बात कही थी। फिर अखबार उठाकर पढ़ने लगे। उनकी स्थूल पत्नी नाश्ते का सामान सजाने लगी थी। लीजिए ना कुछ। जी नहीं, मेरा उपवास है। मैं सफाई से झूठ बोल गई। बचपन से माँ की बंधाई हुई गांठ, सफ़र में किसी अजनबी से कुछ लेकर मत खाना, कस गई। डॉक्टर ने तीनों युवाओं से एक औपचारिक आग्रह किया।
उन तीनों ने बिना संकोच के एक एक पूरी उठा ली और खाने लगे। मुंह में पूरी ठूसे ठूसे लड़की ने कहा, वेरी डिलीशियस आंटी, व्हाट पिकल इज दिस? कहकर एक पूरी और उठा ली। उस पर उंगली से अचार फैलाकर रोल बनाने लगी। टैटी। व्हाट टी? ए वाइल्ड फ्रूट, डॉक्टर ने समझाया। ओह, आई थॉट आर कैवियर्स, आई मीन सी फिशेज एग्स। नो नो, वी आर प्योर वेजिटेरियंस, कहकर अध्यापिका महोदया ने अपना टिफ़िन उनके सामने से खींच लिया और मेरी तरफ मुंह करके खाने लगी। मैं खिड़की से सटकर बैठ गई। क्रींच करके ट्रेन रुक गई। शायद चेन पुलिंग थी। यह दिल्ली के बाहर का औद्योगिक क्षेत्र था। ये तो सौभाग्य से ये डिब्बा बहुत पीछे था, सो इस डिब्बे में कोई डेली पास वाला मजदूरों का झुंड नहीं चढ़ा। नहीं तो इस लड़की के कपड़ों और अदाओं पर यहाँ तो कत्ल हो जाते और इसके ये दो मरगिल्ले से संरक्षक कुछ नहीं कर पाते। हिंदी तक तो ठीक से समझ बोल नहीं पाते हैं। मैं भी सोचने लगी, ये खुलापन, इनकी इस कदर लापरवाही क्या इन्हें खतरों की तरफ नहीं ढकेलती? पढ़ाई काम धंधा कुछ करते भी हैं कि नहीं? उम्र तो देखो मुश्किल से 18-19 के होंगे, छुटका तो 15 का सा लगता है। उस पर कैसे होंगे वे दुस्साहसी माता पिता जो इन्हें अकेले दुनिया देखने भेज दिया? यही शायद ऐसे हैं विद्रोही किस्म के बिगड़ैल बच्चे। मन किया कि मैं भी कहूँ ब्लडी ब्रैट्स। हमारे भी सहपाठी सहकर्मी क्रिश्चियंस रहे हैं, पर ऐसा खुलापन कभी नहीं देखा। क्या ये किसी मुसीबत को समझदारी से सुलझा सकेंगे? खतरों से बच सकेंगे? छोड़ो, मुझे क्या पड़ी है, भाड़ में जाएं। अच्छा ही हुआ जो मैंने अपने बेटे बेटी को बहुत संयम और कठोर अनुशासन में पाला है। बेटा तो चलो ठीक है, दिल्ली IIT में पढ़ रहा है, पर निशी? मैंने एक ठंडी सांस ली। ट्रेन धीमे धीमे सरक रही थी। मैंने स्वयं से सवाल पूछा, क्या मैंने बच्चों को सुरक्षित और कठोर अनुशासन में रखकर बहुत महान काम किया है? क्या निशी इस कठोर अनुशासन और अतिरिक्त सुरक्षित वातावरण में पलकर बेहद दब्बू बनकर नहीं रह गई? बस शादी कर देने भर से हमने क्या उसे सुरक्षित कर दिया? अपनी होनहार MBA लड़की को बम्बई जाकर एक मल्टीनेशनल नौकरी नहीं करने दी। हम दोनों ही डर गए थे। कितना रोई थी वो, पर हमारा मन ही नहीं माना। बाहरी दुनिया यानी खतरों से भरी दुनिया। कह दिया था यही रहकर नौकरी, या फिर कह दिया कि शादी के बाद कर लेना नौकरी, पति चाहे तो। अब एक एक पैसे को पति का मुंह देखती है। खाने पीने की कमी नहीं, बड़ा घर है, संयुक्त परिवार है, पर निशी अपने लिए कुछ खरीदना चाहे, कहीं घूमना चाहे, वो सब नहीं हो पाता। मायके तक अब उसे अकेले ट्रेन में बच्चों के साथ आने में डर लगता है। दामाद के पास फुर्सत नहीं कि वो छोड़ जाएं। पूर्ण विराम। बस उसी को तो लेने जा रही हूँ। निशी के पापा डायबिटिक हैं, वे घर से नहीं निकलते। आज निशी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती तो, निशी को उन्होंने उसकी पसंद से शादी करने दी होती तो आज निशी का चेहरा इस सामने बैठी लड़की सा चमकता। 27 साल की उम्र में वो 35 की नहीं लगती, लेकिन ये बेहयाई, खतरों को आमंत्रित करता खुलापन, मैं असमंजस में थी। सामने की सीट पर बड़ा लड़का और लड़की एक दूसरे पर ढल के सो रहे थे। डेबोनियर के ऊपर हेल्थ और रीडर्स डाइजेस्ट भी रखी थी। चिप मैगजीन अधखुली ट्रेन के फर्श पर लौट रही थी। तो आज का युवा सब कुछ पढ़ता है। छुटके ने फिर वॉकमैन चला दिया था, पर इस बार थोड़ा कम लाउड। डॉक्टर और उनकी पत्नी बड़ी तल्लीनता से रमी खेल रहे थे। मुझे अपने आप अचानक बहुत अकेला लगा। पैर लटके लटके सूज आए थे, बल्कि सुन्न पड़ने लगे थे। मैंने उन्हें ऊपर कर लिया। ट्रेन तेज रफ्तार से उष्णकटिबंधीय जंगलों से गुजर रही थी। अप्रैल का महीना था और मौसम गर्म होने लगा था। सुबह के 10 बजे ही दोपहर का सा एहसास हो रहा था। भूख भी लगाई थी, पर मेरे पास क्या धरा था? 3 सेब, 1 सैंडविच। एक भूला भटका चाय वाला उधर से गुजरा तो मैंने ही उसे रोक लिया। मेरे पास खुले पैसे नहीं थे। छुटके से पूछा तो उसका जवाब था, 1 मिनट। जेब से उसने 3 रुपये निकाल कर चुका दिए। मैंने कहा भी, आई नीड चेंज ओनली। कम ऑन मॉम, कहकर वो खी हंसने लगा। सैंडविच? नो थैंक्स, कहकर उसने जेब से भुने हल्के हल्के भूरे छिलकों वाले नमकीन काजू निकाले और मेरी प्लेट में रख दिए। मैंने आश्चर्य में भरकर कृतज्ञता से कहा कि ऐसे काजू मैंने पहली बार देखे हैं, बिना छिले भुने हुए। उसने बताया कि उनके घर के अहाते में 4 काजू के पेड़ हैं। ये काजू उन्हीं पेड़ों के हैं। आते समय मॉम ने ज़बरदस्ती उनके साथ बांध दिए थे। मेरी कल्पना में एक सांवली छींट की फ्रॉक पहने दुबली मगर हल्के से निकले पेट वाली ममतामयी क्रिश्चियन महिला की छवि तैर गई। मैं कुछ और भी पूछना चाहती थी।
एक आम भारतीय उत्सुकता के तहत उनकी निजता के पारदर्शी तरल को छूकर देखना चाहती थी। मसलन, वो लड़की तुम्हारी बहन है क्या? तुम्हारी माँ ने एक पराये लड़के को तुम्हारे साथ क्यों कर भेजा होगा? कहाँ जा रहे हो? कब लौट कर घर जाओगे? और जरा बताओ तो, क्या क्या उगा रखा है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अहाते में? तुम एंग्लो इंडियन गोवन क्रिश्चियन हो कि कन्वर्टी? छी, ये सब पूछ कर वो क्या करेगी? कहीं उसने कह दिया, यू नटी ओल्डी, व्हाट फकिंग कंसर्न डू यू हैव विद अस? उसे क्या, भाड़ में जाए ये और उसकी बहन। कमबख्त कैसे सटकर उस जवान जहां लड़के से चिपकी पड़ी है। छुटके ने उत्साह से कहा कि कोई स्टेशन आ रहा है। इक्का दुक्का नजर आने लगे थे। अलवर, लगता है। हाय, जल्दी में मिठाई लेना भूल गई थी दिल्ली से। कमबख्त, निशी ने भी तो अचानक फ़ोन किया था कि मम्मी, मुझे सास ने कह दिया है, जा हुआ मायके तो कल ही। बस फिर सुबह सुबह ट्रेन में बैठती कि मिठाई लेती। अलवर से ही 2 किलो मिल्क केक ले चलती हूँ। मैंने अलवर आता देख पर्स संभाला। छुटके से कहा कि सामान का ख्याल रखे। डॉक्टर दंपति ऊपर की खाली बर्तों पर जाकर लेट गए थे। लड़की कुनमुना कर लड़के से अलग होकर उठ खड़ी हो गई थी। उठते ही चॉकलेट निकाल कर खाने लगी। ट्रेन रुक गई थी। डिब्बा सच में बहुत पीछे था। मिल्क केक की दुकान दूर थी। स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी। सारी भीड़ पिंक सिटी में ही समाएगी क्या? ये सोच मैं जल्दी जल्दी ट्रेन से उतरी और लोगों से टकराते हुए, बड़े बड़े डग भरते हुए दुकान पर हाफती हुई पहुंची। 2-2 डिब्बे मिठाई और पर्स संभालती हुई मैं अपने गंतव्य से आधी दूरी पर ही थी कि ट्रेन ने सीटी दे दी। मेरे तो हाथ पांव फूल गए। भीड़ को चीरती हुई मैं आगे बढ़ रही थी और मुझे दूरदर्शन का एक विज्ञापन याद आ रहा था कि भारत में स्टेशनों पर यात्रा करने वाले कम और उन्हें छोड़ने आने वाले ज़्यादा होते हैं। उस क्षणांश में ही मुझे लग रहा था कि मैं चल ही नहीं पा रही। अपना डिब्बा मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि अचानक छोटे लड़के की चीख ने ध्यान दिलाया कि मैं डिब्बे के एकदम पास हूँ। आंटी! दरवाजे के पास भीड़ थी, मेरे पीछे भीड़ थी। मैंने किसी तरह दरवाजे का हैंडल पकड़ा और पैर बढ़ाया ही था कि ट्रेन थोड़ा तेज रेंगने लगी। मैं बुरी तरह से प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। पैर अगर ज़्यादा बढ़ गया होता तो दरवाजे पर पटरियों के बीच घिसट रही होती। गिरते गिरते मुझे छोटे लड़के की चीख सुनाई दी थी। उसके बाद मुझ पर झुकी भीड़ एक भंवर की तरह घूमती नजर आई और फिर कुछ कहीं ढप से डूब गया। ठंडे पानी की तेज छपाक से मैंने अपने चेतन का छोर ढूंढा और अवचेतन की सीढ़ियां फांदती। होश में आने की जल्दी में मैं उस आघात की पारदर्शी झिल्ली के नीचे से मुट्ठियां बांध बांध कर चीख रही थी, जो कि अस्पष्ट गूंगों में बदलती जा रही थी। आखिरकार मेरे प्रहारों से वो झिल्ली फटी। गर्मी और उमस से भरे रेलवे के रिटायरिंग रूम में मैं बदहवास सी चारों तरफ देख रही थी। आंटी, आर यू ओके? डॉग, शी ओपनड हर आइज। छोटा लड़का मेरे चेहरे से सटा फर्श पर हड़बड़ाया सा बैठा था। उसकी आवाज़ में एक नेह भरी ऊष्मा की थरथराहट थी। कैसी हैं आप? एक अजनबी रेलवे के डॉक्टर ने झुककर पूछा। चिंता की कोई बात नहीं। ये यंगस्टर्स नहीं होते तो इनका और खुदा का शुक्रिया अदा करें। गनीमत है कि कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। पुराना खाया पिया काम आ गया। हंसकर डॉक्टर ने मेरे हवास दुरुस्त करने की कोशिश की। बस अभी एम्बुलेंस आती होगी। मैंने थोड़ा उठना चाहा तो वो लड़की आगे आ गई, अपनी बाह का सहारा लिए। मैंने देखा उसका शर्ट का बड़ा हिस्सा खून से तर था। मैंने दाईं भौं की तरफ पीड़ा महसूस की। छुआ तो वहाँ एक गीला स्कार्फ बंधा था। ये बड़े लड़के का था। दोनों घुटनों पर 2 रुमाल बंधे थे। इतने में बड़ा लड़का पसीने में तरबतर हाथ में दवाओं पट्टियों का बंडल लेकर आ पहुंचा। डोंट गेट अप, यू आर स्टिल ब्लीडिंग। बड़े लड़के ने मेरी चोट पर स्कार्फ दबाते हुए कहा। डॉक, फर्स्ट गिव हर टिटनेस इंजेक्शन। यंग मैन, डोंट टीच मी माई ड्यूटीज़। डॉक्टर ने हंसकर कहा और इंजेक्शन तैयार करने लगा। मैंने देखा डॉक्टर छोटे कद का, काला सा, अनगढ़, नकूश वाला व्यक्ति था, शायद मुसलमान। इसीलिए बार बार खुदा के लिए खुदा का शुक्र किए जा रहा था। एम्बुलेंस में मैंने हिम्मत करके लड़की से पूछ ही लिया, ओ गॉड आंटी, दैट सीन वाज हॉरिबल। 1 घंटा भी नहीं हुआ है अब भी तो। आप तो बहुत बुरा गिरा था प्लेटफॉर्म पर। हाथ छूट गया हैंडल से, वरना ट्रेन के साथ लटकता जाता। वो जो मेरा फियांसी है ना, रोज़र, उसने अपने चेन पुल किया। फिर हम तीनों सब बैग लेकर उतरा। आपके पास पहुंच ही नहीं सकने का था। सब आदमी लोगों ने कवर कर रखा था। तब मेरा भाई चिल्लाकर सबको दूर भगाया और आपको रिटायरिंग रूम में लाया। रोज़र स्टेशन मास्टर के रूम में रश करके भागा। तब डॉक्टर आया और
तुम तीनों ने मेरे लिए ट्रेन छोड़ दी? हाँ, वही तो ज़रूरी था ना। आपको उन स्टूपिड लोगों के बीच छोड़ना नहीं था ना। तमाशा करके रखा था ना आपका। कोई उठा नहीं रहा था। वो डॉक्टर जो ट्रेन में था, वो ब्लडी सेल्फिश फेलो। ये छुटका था। हिज वाइफ स्कोल्ड हिम नॉट टू कम विद अस एंड ही स्टेड बैक. वी लिटरली प्रेड टू हिम, बट ही टोल्ड आई कांट गेट डाउन, आई हैव टू रीच टूडे. लीव ना कीथ. होते हैं आंटी सेल्फिश लोग भी. हमको हमारा मम्मी बोला इंसान का सेवा ही यीशु की सेवा है. आप बताओ ना, आपकी जगह हम होते तो आप नहीं रुकते क्या हमारे लिए? मैं सोच में पड़ गई थी. मैं क्या करती? मैं उतरती किसी घायल के लिए? इस उम्र सूजे हुए पैरों के साथ में किसी घायल के लिए मैं क्या कर सकती थी? ये तो जवान है. लड़की बिल्कुल मेरे करीब थी. उसकी खून से सनी शर्ट उसके हाथों में थी. बड़ा लड़का आगे डॉक्टर के पास बैठा जयपुर जाने वाली ट्रेन के बारे में बतिया रहा था. नो, वी वोंट लीव हर अलोन. Please complete all formalities and give her proper medication. We have to leave this place today only. Don't worry, we will take care of her. No, no, we want to leave for Jaipur as early as possible. Day after we have further reservations also. Thanks, doctor. हम रेलवे के अस्पताल पहुंच गए थे. डॉक्टर रशीद ने, उनका ये नाम मैंने उनके कोट पर लगे नेम टैग पर पढ़ लिया था. क्या करूं, ये उत्सुकता जन्मजात है. मरहम पट्टी कर दी थी. 2 एक्सरे भी हुए, पर डॉक्टर रशीद के अनुसार खुदा के फजल से सब कुछ ठीक था. अब हम 3 बजे की ट्रेन पकड़ सकते थे. उन युवा और नेक फरिश्तों ने मुझे पूरी तरह से संभाल रखा था. उन्हें अपने आगे के कार्यक्रमों से ज़्यादा मेरी चिंता थी. तीनों के कपड़े मेरी वजह से खून से सन गए थे. उन्होंने अपने सामान के साथ साथ मेरा सामान संभाल रखा था. मैंने पास पड़ी मेज पर देखा. वहाँ मेरे पर्स के साथ 2 मिठाई के डिब्बे रखे थे. तन ताज़ा ताज़ा साफ करके पट्टी किए गए 4-5 बड़े और कई छोटे टीसते जख्मों, और मन आपस में उलझते तरह तरह के विचारों से थक गया था. मैंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें बंद कर लीं. वे तीनों डॉक्टर के पीछे पीछे अपने कपड़े बदलने चले गए थे. दोपहर की 3 बजे की ट्रेन में हम चारों फिर से बैठे थे. स्टेशन मास्टर ने हम पर एक एहसान किया था. इस ट्रेन में एसी कंपार्टमेंट में कूपा दिलवा दिया था. डॉक्टर रशीद घर से बिरयानी का लंच पैक करवा कर पकड़ा गए थे. अपना ख्याल रखिएगा बहन जी, जुमले के साथ. वाओ, दिस इज माई फर्स्ट चांस व्हेन आई एम सिटिंग इन अ एसी कंपार्टमेंट. छुटका बहुत खुश था. उसने अपना वॉकमैन निकाला और लो वॉल्यूम में शकीरा सुनने लगा. कीथ, प्लीज़ रेज द वॉल्यूम, लेट मी ऑल्सो लिसन. ये मैं थी. लीज़ा रोज़र के कंधों पर टिकी थी और उसकी उंगलियों को गिटार पर फिसलते देख रही थी. यकीन मानिए, मुझे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था. अभी आप सुन रहे थे मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी बिगड़ैल बच्चे.